हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाई, आप सभी को पता है, मैं आपको अपनी जो यूनिट 7 है, यूजीसी नेट और एचपीएससी प्रोफेसर के सिलेबस की यूनिट 7 कहानी की, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। और आज अपनी 10वीं कहानी है, अपना अपना भाग्य। क्या भाई, अपना अपना भाग्य। ठीक है, ये हम कहानी करेंगे। ठीक है, ये हम कहानी करेंगे और इसके लेखक है जिनेंद्र कुमार। तो आप सभी को पता है, पहले हम क्या करते हैं, अपना लेखक परिचय करते हैं, फिर हम अपनी कहानी के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जन्म जिनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये क्या है? इनके उपन्यास है भाई। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजीब। ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह। कौन कौन से? वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजीब। ठीक है भाई। और इनके विचार प्रधान निबंध है। प्रस्तुत पर्सन कौन कौन से है? प्रस्तुत पर्सन, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रय, सोच विचार, समय और हम। ये क्या? इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है भाई। किसके? जिनेंद्र कुमार के भाई। ठीक है, फिर इनको देखते हैं प्रमुख सम्मान कौन कौन सा मिला है। तो इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। क्या भाई? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। ये क्या है? इनको पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनको। और इनका निबंध, जिनेंद्र कुमार का निबंध सन 1990 ईस्वी में हो गया था भाई। कब हुआ था? सन 1990 ईस्वी में इनका निधन हुआ था भाई। इसके बाद देखते हैं, जो जिनेंद्र है वो हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित। जिनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक क्या भाई हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। सुनीता और परख के बाद 1937 में प्रकाशित, क्या है भाई? 1937 में प्रकाशित कौन सा? त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। जो त्यागपत्र है, ठीक है, उस योग कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में हुआ था। और उसके कारण जिनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी भाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तटस्थ जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, कथाकार होने के साथ साथ जिनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है भाई। किसने की है? जिनेंद्र कुमार ने की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुठू एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। तो ये भाई जिनेंद्र कुमार जी के विषय में था। ठीक है, उनका हमने जन्म पढ़ लिया है, कहाँ हुआ था, मृत्यु पढ़ ली है, उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लिया, प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले थे और उनके विषय में और थोड़ा हमने पढ़ लिया है भाई। ठीक है, अगला आज की हमारी कहानी है अपना अपना भाग्य। क्या है कहानी का नाम? अपना अपना भाग्य। और ये हमारी 10वीं कहानी है और ये जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है भाई। ठीक है, तो कहानी में देखते हैं। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये जिनेंद्र का है भाई। क्या कथन है? कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है,
ये जिनेंद्र कुमार ने कहा है। इनका प्रथम प्रकाशन, ठीक है, विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, संग्रह वातायन 1931। ठीक है, फोटोग्राफी, ब्याह, खेल, निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, ललित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी, आतिथ्य। ठीक है, ये सब क्या है, वातायन जो संग्रहालय है इनका कहानी संग्रह है उसमें है भई ये। और वातायन 1931 में क्या है, प्रकाशित हुआ था। और उसमें ये भी कहानियां है भाई। ये कौन कौन सी कहानियां हैं? फोटोग्राफी है, ब्याह है, खेल है, निर्मम है, चोरी है, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी, आतिथ्य। ठीक है, ये कहानियां क्या है, हमारे वातायन कहानी संग्रह में है। अब है प्रतिपाद्य, भाई इस कहानी के अंदर क्या कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है, उसकी शुद्धता पर व्यंग्य करती हैं। जो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं, अपना अपना भाग्य, वो क्या है, वो मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति, ठीक है भाई, खोखली सहानुभूति है, उसको क्या चित्रित करती है, और भाग्य की क्रूरता, जो भाग्य में हमारी क्रूरता है उसको क्या है, ये हमारे सामने पेश करती है, लेके आती है। एवं उसकी शुभता, यानी उसकी शुभता पर क्या है, व्यंग्य किया गया है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। कौन से शहर का दिखाया गया है इसमें? नैनीताल शहर के विषय में इसमें दिखाया गया है, अपना अपना भाग्य में। और ये गुलाम भारत की 20वीं सदी जो है उसके विषय में है, और ये नैनीताल शहर का परिवेश इसमें दिखाया गया, अपना अपना भाग्य कहानी में। अब इसमें विशेष क्या है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित किया गया है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुष से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण किया गया है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी इसमें किया गया है भाई। ठीक है, और इसमें उल्लेखित स्थान भी आए हैं। ठीक है, जो अपना अपना भाग्य है उस कहानी में क्या है, जो स्थान है वो भी इसमें बताए गए हैं। आपको ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि स्थानों के विषय में भी पेपर में पूछ लिया जाता है। नैनीताल आया है भाई इसमें, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। नैनीताल शहर की क्या है इसमें घटना कहानी में वर्णित हुई है। होटल डी पब आया है, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। कौन सा होटल आया है? होटल डी पब, जहाँ लेखक रहता है और उसका मित्र भी वहीं पर रहता है। फिर इसके पात्र है। ठीक है, मुख्य पात्र एक पहाड़ी लड़का है जो 10 वर्ष का है। ठीक है, लेखक है, कथावाचक और लेखक का मित्र है। ठीक है भाई, 3 मुख्य पात्र है। एक पहाड़ी लड़का जो क्या है 10 वर्ष का है। ठीक है, फिर लेखक है। लेखक कौन है? जो कथा वाचन कर रहा, जो कथा का वाचन कर रहा वो है। फिर एक क्या है, लेखक का मित्र है। ये क्या है, मुख्य पात्र में है। फिर इसके बाद है गौण पात्र। गौण पात्र में 2 वकील मित्र है। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी नहीं रखता। ठीक है, लड़के का साथी है जिसे उसका मालिक मार देता है। ठीक है भाई, ये क्या है, गौण पात्र में है। 2 2 वकील मित्र है। ठीक है, और एक लड़के का साथी है, और 2 वकील मित्र है। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी नहीं रखता है। ठीक है, और एक लड़के का साथी है जिसे उसका मालिक मार देता है भाई। ठीक है, अब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पीछे हमारे पोलव वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पाश्चात्य में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्न
धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकान आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ ही साथ जरा जी होते थे। जी ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-3 दिन 4 की टोलियों में निशंक निरापद इस परवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। जो अंग्रेज महिलाएं थी उनके विषय में ये लेखक ने कहा है भाई। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज स्थितव और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। ये हमारी भारतीय नारियों के विषय में लेखक ने कहा है भाई। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले पर व्यंग्य किया है लेखक ने ये जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं, ठीक है, उन पर क्या किया लेखक ने ये व्यंग्य किया है और अंग्रेजी महिलाओं और हमारी भारतीय महिलाओं के विषय में लेखक ने बताया है इसमें। अगला है, एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ये पहाड़ों का सौंदर्य लेखक ने किया है। अब देखते हैं, एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला, न पिछला, न दाया, न बाया। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे बहन भाई है जो सो भाग आया, वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। ये किसने कहा? ये लड़के ने कहा है। जो लड़का है ना, उसके विषय में ये लेखक ने बताया भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्या भाई, लड़का क्या था, उसके छोटे भाई बहन थे, ठीक है। सो भाग आया और वहाँ काम नहीं, रोटी भी नहीं थी, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी, वह रोती रहती थी, सो मैं वहाँ से भाग आया। भागने के बाद उसकी ये दशा हो गई भाई। उसका नंगा शरीर है, नंगे पैर है, एक मैली सी कमीज है कि वो चला जा रहा, उसको ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, ठीक है, बस चलता ही गया। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आज भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। वकील लेखक से पहाड़ियों के प्रति अविश्वास, ठीक है। जो जब लेखक भाई उस बच्चे को लेके जाता है, ठीक है, एक वकील लेखक के मित्र थे, उसके पास लेके जाता है, तो उसको क्या थी, एक नौकर की जरूरत थी। तो जब लेखक लेके जाता है तब ये वकील उससे कहता है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी है नौकर लो। ठीक है, ये वकील ने लेखक से कहा कि इसके विषय में पहाड़ियों के प्रति अविश्वास था उसके मन में, इसलिए वकील ने कहा भैया, मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं। ठीक है तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े है, यह संसार है यारा। मेरे स्वार्थ की फिलासफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ
जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने न बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। यह बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। यह सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो देख लो भाई, ये एक पहाड़ी लड़के के विषय में थी, ठीक है, जो क्या है, बेचारा अपने घर से भाग आता है, फिर नंगे बदन घूमता फिरता है, उसको कहीं भी काम नहीं मिलता, और जहाँ पे वो पहले काम करता था उसका मित्र वो काम करता था, ठीक है, तो उसके मित्र को उसके मालिक ने उसको मार दिया था और वहां से वो भाग आया था, ठीक है। फिर वो घूमता फिर रहा था, फिर लेखक को मिला, लेखक से उसने कहा भी मैं ऐसे ऐसे घर से भाग आया था, मेरे भाई बहन थे, माता पिता थे, हम भूखे रहते थे, पिता मेरे को मारता था, इसलिए मैं घर से भाग आया था। तो लेखक उसको नौकरी दिलाने के लिए एक वकील मित्र के पास लेके जाता, लेकिन वकील मित्र क्या था, पहाड़ी पहाड़ी लोगों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसको नौकरी पे नहीं रखता, ठीक है। फिर क्या था, उसी रात वो बच्चा वहीं पार्क में बैठा बैठा ठिठुर कर वहीं पर मर जाता है, और उसके बारे में यही कहानी है भाई, क्या भाई, अपना अपना भाग्य। तो इसी के साथ भाई ये हमारी आज की कहानी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, इसी से मुझे पता चलता है कि भाई आपको जो मेरी क्लास है वो पसंद आई क्या नहीं आई। और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ बेझिझक आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।